फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान अहमद। आज फिजिक्स 9 के चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम डिस्कस करने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ क्वांटिटेटिव स्टडी करनी होगी, जिसके लिए 3 हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हीट, सेकेंड टेम्परेचर और थर्ड इंटरनल एनर्जी। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज हीट, हीट क्या चीज़ है। हीट हमारे पास एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो ट्रांसफर्ड होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडीज आपस के अंदर थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं तो ही हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो 3 बातें हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हमारे पास जो सेकंड है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अगर आप आइस की एग्जांपल को लो तो रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास हीट को हाई से हम लो की तरफ निकालते हैं एक्सटर्नल वर्क को करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम है हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। हमारे पास कोई भी मैटर है वो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स या किसी दूसरे तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स का दरमियानी फासला पोटेंशियल एनर्जी और उन पार्टिकल्स की मोशन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के दरमियानी फासले और उसकी मोशन की वजह से हो, उस मैटर की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेयर करना हो तो जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं आप उसको थर्मामीटर कहते हो। अब थर्मामीटर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसी डिवाइस जिससे आप किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को फाइंड कर लो। हम थर्मामीटर के अंदर जिस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के अंदर ना हो तो आप उसको थर्मामीटर के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है मरकरी। मरकरी हम थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विजिबल होता है। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है इसके अंदर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ग्लास ट्यूब को बिल्कुल येट नहीं करता, हीट का एक अच्छा कंडक्टर है और इसकी हीट कैपेसिटी बिल्कुल स्मॉल है। हम अगर एक थर्मामीटर का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके अंदर सबसे पहले तो ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब की एक साइड पर बल्ब होता है जो कि थर्मल कॉन्टैक्ट को मेंटेन करता है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है और इस छोटी सी ट्यूब के अंदर हमारे पास मरकरी को फिल कर दिया जाता है। मरकरी इस छोटी ट्यूब के अंदर मूव करता है क्योंकि मरकरी की हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट से मूव करता हुआ मरकरी अपर फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जाता है क्योंकि बल्ब को हम थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर लेकर आ जाते हैं। कोई भी अगर थर्मामीटर हो तो उस पर हमारे पास स्केल ऑफ टेम्परेचर मार्क किए होते हैं। आमतौर पर 3 स्केल्स हैं जो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए थर्मामीटर पर हम इस्तेमाल करते हैं। वो हैं सेंटीग्रेड, जिसको सेल्सियस स्केल भी आप कहते हो, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन स्केल। मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखी हैं जिनसे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन स्केल के अंदर चेंज कर सकते हो। और दूसरी मेरे पास केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल चेंज करने की एग्जांपल है और तीसरी मेरे पास सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने की एग्जांपल है। फर्स्ट केस में मेरे पास जो फार्मूला है कि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन टेम्परेचर के अंदर चेंज करूं तो मुझे 273 ऐड करना होता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड 10 है, मैं 273 में जब 10 ऐड करता हूं तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 283 केल्विन हो जाता है। केल्विन से जब मैं सेल्सियस स्केल में जाना चाहूँ तो मुझे केल्विन टेम्परेचर में से 273 को माइनस करना होता है। तो 283 मेरे पास केल्विन टेम्परेचर है, मैं इससे 273 को माइनस करूँगा, मेरे पास आंसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा।
अब सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट स्केल की तरफ आप जाओ तो फार्मूला आपके पास 1.8 C प्लस 32 है। C डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि 10 है। हम 1.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और इसमें 32 ऐड करेंगे तो आंसर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स टू से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है। 283 केल्विन और 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है। स्पेसिफिक हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप 1 किलोग्राम बॉडी को दो और उस बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 1 केल्विन तक हो जाए, आप उसको हीट कैपेसिटी कहते हो। हीट कैपेसिटी में हमारे पास आप देखें तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो बॉडी के मैस और टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ कर ली, डेल टी। डेल क्यू इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करो तो कांस्टेंट सी यूज़ करना होगा, सी एम डेल टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी को मैं ख़त्म करता हूँ तो सी लगा देता हूँ। अब मुझे सी फाइंड करना है, सी के साथ एम डेल टी है तो एम डेल टी इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सी इज इक्वल टू डेल क्यू एम डेल टी। ये मेरे पास सी जो है वो स्पेसिफिक हीट है और इसको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट भी कहते हैं। हीट का यूनिट जॉल है, मैस का यूनिट किलोग्राम और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो इसका पूरा यूनिट जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाता है। स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ड्राई सॉइल के लिए 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। आप देख सकते हो कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तौर पर थर्मल एनर्जी स्टोर कर सकता है और कैरी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी थर्मल एनर्जी की क्वांटिटी है जो कि एक बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज हो जाता है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर आप इस फार्मूला को देखो तो डेल क्यू आपके पास एम सी डेल टी के इक्वल हो जाता है। एम सी डेल टी को जब आप डेल टी पे डिवाइड करते हो तो आंसर एम सी आता है। इसका यूनिट हीट कैपेसिटी का जॉल पर केल्विन है हमारे पास। हीट कैपेसिटी को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 5 किलोग्राम वाटर लेना है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला एम सी है। एम की जगह पर मैं 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई करूँगा और सी की जगह पर 4200 किलोग्राम जॉल पर केल्विन। सी मेरे पास आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हीट स्पेसिफिक हीट था। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास 21,000 जॉल पर केल्विन आ जाता है। मैटर जितने भी हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज होते हैं। मैं लास्ट चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ कि स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस, अगर आप सॉलिड से लिक्विड को जा रहे हो तो प्रोसेस मेल्टिंग है, मतलब बर्फ़ पानी में चेंज हुई, इस दौरान आपको हीट देनी होगी। लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो, मतलब पानी से बुखारात बनते हैं, ये प्रोसेस बॉइलिंग है, इस दौरान भी आपको हीट देनी होगी। गैस से जब आप लिक्विड को आते हो तो प्रोसेस कंडेंसेशन है, इस दौरान आपका सिस्टम हीट को बाहर निकाल देता है। लिक्विड से जब आप दोबारा सॉलिड को आते हो, मतलब पानी बर्फ़ में तब्दील हो रहा है, तो ये प्रोसेस फ्रीजिंग है, इस दौरान भी आपका सिस्टम हीट को बाहर निकाल देता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाम से जाहिर है कि चीज़ कोई फ्यूज होगी और फ्यूजन किसके दरमियान होगी, सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान होगी। ऐसी हीट एनर्जी जो ज़रूरत होती है हमें एक यूनिट मैस की, जिससे हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है और उसके अंदर कोई भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बर्फ़ के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल पर किलोग्राम होती है। इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, H इज इक्वल टू डेल क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डेल क्यू एफ मेरे पास इक्वल होगा एम एच एफ के। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नाम से जाहिर है वेपर्स बनेंगे। अगर हम क्वांटिटी ऑफ हीट एक यूनिट मैस ऑफ लिक्विड को दें और लिक्विड गैस में चेंज हो जाए विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो जो आपने क्वांटिटी ऑफ हीट दी वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। एच वी इज इक्वल टू डेल क्यू वी डिवाइडेड बाई एम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी ऑफ हीट हमारे पास एम एच वी के इक्वल आई।
वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम के इक्वल आ जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर आप हीट करते हो एक लिक्विड को, लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस इवेपोरेशन है। आप देखो आपके पास एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास लिक्विड पार्टिकल्स हैं। आप जब इसको हीट देते हो तो लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके नतीजे में वो लिक्विड सरफेस को छोड़कर ऊपर आके वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और ये सारा प्रोसेस इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, उसके बाद वाइंड और फिर नेचर ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना इजीली वो वेपर्स में चेंज होंगे, तो उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर इजीली लीव कर सकेंगे, उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा विंड या एयर करंट होगी उतना ही ज़्यादा वेपर्स ऊपर से सरफेस को लीव करेंगे, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अगर लिक्विड हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखता है तो हमारे पास ये पार्टिकल इजीली बाहर नहीं जा सकते, जिसके नतीजे में वेपर्स कम बनेंगे, इवेपोरेशन भी कम होगी। तो अगर नेचर ऑफ लिक्विड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाला लिक्विड है तो हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है, और वीक फोर्सेस के केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन, एक सॉलिड है, आपने उसको हीट किया। जब आपने उसको हीट किया तो उसके पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हुआ, जिसके नतीजे में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस था वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो भी बढ़ गया, तो सॉलिड की लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और थिकनेस भी बढ़ जाएगी। ये फिनोमिना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हम सॉलिड के अंदर देखें। एक सॉलिड है, उसकी हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है जब टेम्परेचर T0 हो। जब टेम्परेचर को मैं T0 से बढ़ाकर T कर दूं तो लेंथ L0 से बढ़कर L हो जाती है। अब देखिए पहले ओरिजिनल लेंथ L0 थी, लेंथ इंक्रीज होकर कैपिटल L हो गई, तो चेंज इन लेंथ डेल L इक्वल हो जाता है कैपिटल L माइनस L0 के। टेम्परेचर का इंक्रीज T माइनस T0 के। अगर आप देखो तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ था वो डिपेंड करता था हमारे पास टेम्परेचर के चेंज पर और ओरिजिनल लेंथ पर। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर जो कि T0 से बढ़कर T हो गया था। अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब खत्म करेंगे तो हम इक्वलिटी लगाएंगे, और इक्वलिटी के साथ जो कांस्टेंट लगता है इस केस में वो हमने अल्फा लिया। तो डेल L इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल T। अल्फा इज इक्वल टू डेल L डिवाइडेड बाय L0 डेल T। अल्फा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लें और इसको हम यूज़ करें तो डेल L की जगह पर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो L माइनस L0 आ जाता है। अल्फा L0 डेल T, अल्फा L0 डेल T हमने वैसे का वैसे रहने दिया, और डेल L की जगह पर हमने वैल्यूज L माइनस L0 को पुट किया। L0 इक्वेशन की इस साइड पर माइनस हो रहा था, इक्वेशन की उस साइड पर ये प्लस हो जाएगा। तो L0 को जब आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा डेल T हमारे पास हो जाएगा जो कि L के इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक क्यूब है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टेम्परेचर T0 पर है। जब टेम्परेचर T0 को बढ़ाकर मैं T कर दूं तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होकर V0 से V हो जाता है। चेंज इन वॉल्यूम डेल V माइनस V0। चेंज इन टेम्परेचर डेल T माइनस T0। अब जो चेंज इन वॉल्यूम डेल V है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज के ऊपर और ओरिजिनल वॉल्यूम के ऊपर। डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल T। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, कांस्टेंट बीटा फाइंड करना हो तो V0 डेल T डेल V के नीचे डिवाइड होगा, डेल V डिवाइडेड बाय V0 डेल T।
बीटा हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, जो कि लीनियर एक्सपेंशन के कांस्टेंट का 3 टाइम्स होता है। आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस फार्मूला को और इसको याद रखना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था हमने, हम इसको यूज़ करें तो डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। हम डेल वी की वैल्यू पुट करते हैं। डेल वी इक्वल था हमारे पास वी माइनस वी नॉट के। अब वी नॉट इक्वेशन की साइड पर माइनस था, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हम वी नॉट को इस फैक्टर से और इस फैक्टर से जब कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट फैक्टर की जगह पर 1 आ जाता है प्लस बीटा डेल टी। देन v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी। इट वाज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से ही हम जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके दरमियान गैप्स रखते हैं। अगर हीट ज़्यादा हो तो ये गैप्स इस वजह से होते हैं कि मेटल्स की एक्सपेंशन की वजह से जो जगह है वो फिल हो जाए और हमारी जो रेल्स की ट्रैक्स हैं वो बेंड ना हो जाए। सेम इट इज़ ब्रिजेस को अगर आप देखो तो इसमें स्टील गिर्डर्स हम लगाते हैं। ये जो स्टील गिर्डर्स हैं ये हमारे पास जब हमारे ब्रिज का स्टील हीट की वजह से एक्सपैंड करता है या कोल्डनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रोटेट करते हैं और ब्रिज को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इलेक्ट्रिक पूल की जो वायर्स हैं ये भी गर्म मौसम के अंदर एक्सपैंड होने की वजह से लटक जाती हैं और ठंडे मौसम में ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से टाइट हो जाती हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो इसी तरह के काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस को हम माइंड में रखते हैं। इसकी एप्लीकेशंस को अगर आप देखें तो थर्मामीटर्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हो, जिसको पिछले टॉपिक्स में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिवेट्स का है। रिवेट्स हमारे पास आम तौर पर एक बोल्ट की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हम मेटल की 2 प्लेट्स को फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट में से पास करते हैं और इसको रेड हॉट करते हैं। जब इसकी इस साइड पर आप हैमर्ड करते हो तो ये हमारे पास लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की वजह से फैल कर कुछ इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इन 2 मेटल प्लेट्स को अपने साथ अटैच करके रखता है। सेम इट इज़ जो आयरन रिंग है वो भी हीट की वजह से एक्सपैंड करता है। इसको वुडन व्हील के ऊपर जब आप चढ़ा दो और इसको ठंडा कर दो तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है और उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स, मिसाल के तौर पे आयरन और ब्रास, जिनकी अनइक्वल एक्सपेंशन है, आप उनको जोड़ दो। आयरन को और ब्रास को आपने जोड़ दिया। जब आप इसको हीट करते हो तो ब्रास की एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से और आयरन की एक्सपेंशन कम होने की वजह से जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो बेंड हो जाती है, क्योंकि ब्रास का एक्सपेंशन ज़्यादा था, आयरन का कम था। इस नतीजे से हम इसको ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए मुख्तलिफ अप्लाइंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे फर्नेस की ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए और इलेक्ट्रिक आयरन की ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स की एक्सपेंशन होती हैं। फर्स्ट इज़ अपेरेंट और सेकेंड इज़ रियल। एक एक्टिविटी को आप देखो, एक फ्लास्क है जिसके अंदर लिक्विड को हमने फिल किया। इनिशियली लिक्विड पॉइंट ए तक मौजूद था। जब हमने इसको हीट दी तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो इस फ्लास्क में था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इस लिक्विड के। तो इस फ्लास्क के एक्सपेंड होने की वजह से जो लिक्विड का लेवल था ए से ड्रॉप होकर बी को आया। हमारे पास इस फ्लास्क ने जितना एक्सपेंड करना था कर लिया। उसके बाद जब बाकी की हीट होगी वो इस लिक्विड को एक्सपेंड करने में इस्तेमाल होगी तो लिक्विड का लेवल एक्सपेंड होते हुए सी को पहुंच जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमने कंक्लूड किया कि जो सॉलिड का एक्सपेंशन लेवल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के। इसी वजह से जो लिक्विड लेवल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप होके ए से बी को आया और उसके बाद एक्सपेंड होने के बाद बी से सी को पहुंचा। दोस्तों, ये तमाम टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू वेरी मच।